हम आज हमारा फोर्स एंड जो प्रेशर का चैप्टर है उसे हम एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार उसका रिवीजन करेंगे। तो देखो हमारा चैप्टर है फोर्स एंड प्रेशर। इसमें देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ ऐसे एग्जाम्पल बताने हैं जहाँ आप फोर्स का यूज कर रहे हो, चाहे वो पुल हो या पुश। हमने पढ़ा था कि फोर्स क्या है, पुश एंड पुल है। तो यहाँ पर देखो आपको एग्जाम्पल बता रखा है। फिर यहीं पर आपको पूछा है कि व्हाट डू यू डू टू मेक ए फुटबॉल मूव, यानी जब भी कोई फुटबॉलर फुटबॉल पर किक करता है तो वो फुटबॉल जो मूव करता है, ठीक है। व्हाट डू यू डू टू मेक ए मूविंग बॉल मूव फास्टर, बॉल मूव कर रही है उसे आप और कैसे फास्ट करके मूव करवा सकते हैं। हाउ डज ए गोलकीपर स्टॉप ए बॉल, गोलकीपर जो एक बॉल को कैसे स्टॉप करता है। तो यहाँ पर आपको बेसिकली पुश एंड पुल की जहां जहां प्रोसेस करते हो वो सब एग्जांपल दिए कि यानी आप बॉल की स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हो, बॉल का डायरेक्शन कैसे चेंज कर सकते हो। तो हमने पढ़ा था कि इन सब को चेंज करने के लिए हम पुश एंड पुल का यूज करते हैं। तो देखो यहीं पर आपको ये सब पूछा है। हाउ डू फील्डर स्टॉप ए बॉल हिट बाय ए बैट्समैन, बैट्समैन ने बॉल को हिट किया है, अब आप उस बॉल को कैसे रोकोगे। हम उसे बॉल को जब आप कैच करोगे तो वहां पर कौन सा आपने क्या किया है, फोर्स लगाया है, और वो फोर्स कौन सा लगा, मस्कुलर फोर्स लगा है। आपने हैंड को यूज किया, हाथ की मसल्स यूज हुई है, तो वहां मस्कुलर फोर्स लगा। ये सब हम पढ़कर आ चुके हैं। ए हॉकी प्लेयर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल विद ए फ्लिक ऑफ द स्टिक, हॉकी का जो प्लेयर है वो बॉल का डायरेक्शन भी चेंज करता है, स्पीड भी चेंज कर देता है। तो इन सब का क्या रीजन रहता है, फोर्स रहता है। तो देखो यहाँ पर हमारा आता है फोर्स, ए पुल और ए पुश। फोर्स, ए पुश और ए पुल, जो फोर्स है वो क्या है, पुश और पुल है। देखो नेक्स्ट क्या आता है, एक्शन लाइक। हम कौन कौन सी एक्शन में फोर्स का यूज करते हैं। एक्शन लाइक पिकिंग, ओपनिंग, शूटिंग, किकिंग, हिटिंग, lifting, flicking, pushing, pulling are often used to describe certain tasks, यानी डिफरेंट टाइप के वर्क करने के लिए हम इन सब एक्टिविटीज का यूज करते हैं। तो इनमें हम इन एक्टिविटीज को जब करते हैं तो यहाँ पर हम किसका यूज कर रहे हैं, फोर्स का यूज कर रहे हैं। वहां हम पुल भी करते हैं और पुश भी करते हैं। तो देखो क्या आता है, each of these action usually result in some kind of change in the motion of an object। जब आप इन इतनी एक्शंस का अगर यूज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप उसकी स्पीड को चेंज कर रहे हो, उसका डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। तो देखो ये बोल रहा है कि आप कहीं ना कहीं उसके मोशन का जो मोशन को आप चेंज कर रहे हो, ठीक है। फिर कैन दीज टर्म्स बी रिप्लेस्ड विद वन और मोर टर्म्स, यानी आप जो उसका मोशन का जो स्टेट है उसे चेंज कर रहे हो तो आप इसकी जगह कोई टर्म यूज कर सकते हो। तो हम कौन सी टर्म यूज करते हैं, फोर्स। अगर हम मोशन की स्टेट में या डायरेक्शन में कोई चेंजेस कर रहे हैं तो वो किसके कारण हो रहा है, पुल या पुश। और जो पुल और पुश है वो क्या है, हमारा फोर्स ही तो एक। तो देखो यहाँ पर ये फुटबॉल का जो प्लेयर है वो फुटबॉल को रोक रहा है, तो यहाँ पर इसने भी फोर्स लगाया है। हॉकी के स्टिक से अगर आप बॉल को अगर फोर्स लगा, आप यहाँ भी फोर्स लगा रहे हो उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए। और बैट्समैन ने जब बॉल को किक किया तो विकेट कीपर जो उसको रोकेगा कैसे, उसको रोकने के लिए वो भी फोर्स लगाएगा। अब देखो हमारा नेक्स्ट इसी में पॉइंट आता है, डू यू नोटिस दैट ईच ऑफ द एक्शन। ऊपर हमने जितनी भी यहाँ पर हमने एक्शंस पढ़े थे कि इन एक्शंस में हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं हम मोशन की स्टेट में चेंज करते हैं। तो इन सभी एक्शन में देखो क्या बताया है, द एक्शन कैन बी ग्रुप्ड एज ए पुल और पुश और बोथ। कैन वी इन्फर फ्रॉम दिस that to move an object it has to be pushed or pulled. In science a push or a pull on an object is called force। यानी साइंस की लैंग्वेज में किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप पुश और पुल कर रहे हो तो वो हमारा क्या है, एक फोर्स है। We can say that the motion imparted to objects was due to the action of a force। अब देखो हमारा नेक्स्ट पॉइंट इसी में आता है, फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन, यानी जो फोर्स है वो इंटरेक्शन के कारण लगता है। तो ये चीजें आपको मैंने एग्जांपल में बताई थी कि जैसे मान लो ये कार के पीछे कोई खड़ा है,
कोई पर्सन कार के पीछे खड़ा, जब तक ये खड़ा रहेगा तब तक कार की मोशन की स्टेट में कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन जब ये उस कार को पुश कर रहा है, धक्का लगा रहा है, तो कार की मोशन की स्टेट में चेंज आ जाएगा। यहाँ कार रुकी हुई थी, यहाँ वो मूव करना स्टार्ट कर देगी, यहाँ रेस्ट फॉर्म में थी, यहाँ मूविंग फॉर्म में वो आ जाएगी। तो यानी यहाँ पर इसने क्या किया, पुश किया, पुश करने से क्या हुआ, यानी फोर्स लगाया है। फिर देखो नेक्स्ट डायग्राम में आपको फिर शो हो रहा है कि यहाँ पर दो गर्ल्स हैं, उनमें से कौन किसको पुश और पुल कर रहा है। तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे को पुश कर रही है। पुल में आप उसे अपनी बॉडी की तरफ लाते हो और पुश में आप उसे अपनी बॉडी से दूर करते हो। तो यहाँ पर ये दोनों क्या कर रही है, एक दूसरे को पुश कर रही है। यहाँ पर दोनों क्या कर रही है, एक दूसरे को पुल कर रही है। फिर देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल डायग्राम में कि जो ये मैन जो है ये इस बुल को अपनी तरफ क्या कर रहा है, पुश कर रहा है या पुल कर रहा है, अपनी बॉडी की तरफ लाना चाह रहा है, यानी पुल कर रहा है। और ये इसे पुल कर रहा है और ये वाला इसे पुल कर रहा है। तो यानी आपने देखा कि इतने सभी एग्जांपल्स में, इन सभी एग्जांपल में हमने क्या देखा कि कोई ना कोई हमारे पास दो ऑब्जेक्ट होना कंपलसरी है। दो ऑब्जेक्ट होंगे तभी वहां पर फोर्स जो है अप्लाई होगा। तो फोर्स के लिए इंटरेक्शन होना कंपलसरी है। हम फोर्स को फील कर सकते हैं, उसे हम फोर्स को देख नहीं सकते। हम अगर जैसे मान लो आप वॉल पर फोर्स लगा रहे हो, तो जब आप वॉल पर फोर्स लगा रहे हो तो वॉल की किसी भी जो उसका मोशन है उसकी स्टेट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। क्या वॉल वहां से हट थोड़ी जाएगी, वो अपनी स्टेट पे अपनी जिस फॉर्म में है वो वही स्टेबल रहेगी। लेकिन क्या आपने फोर्स नहीं लगाया, आपने फोर्स लगाया है। उस फोर्स को आप फील कर सकते हो, उस फोर्स को हम देख नहीं सकते। तो देखो फोर्स के लिए हमेशा टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में हमेशा इंटरेक्शन होना कंपलसरी है। तो इसमें देखो सपोज ए मैन स्टैंडिंग बिहाइंड ए स्टेशनरी कार, विल द कार मूव ड्यू टू हिज प्रेजेंस। सपोज द मैन नाउ बिगिंस टू पुश द कार, दैट इज he applies a force on it. The car may begin to move in the direction of the applied force. जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे कार उसी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो यहाँ पर आपको ये सब उन्हीं एग्जांपल्स का डिटेल, इन्हीं डायग्राम्स का डिटेल बताया है। अब देखो इसमें हमारा नेक्स्ट आता है एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। एक्सप्लोरिंग फोर्सेस में मैंने आपको बताया था कि सेम डायरेक्शन में फोर्स और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स। देखो ये एक आपके पास वुडन ब्लॉक से दो स्टूडेंट है, टू स्टूडेंट है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। तो आपके पास जो नेट फोर्स आएगा वो कितना आएगा, F1 प्लस F2, ये मैंने आपको बताया था। और जब इस वुडन ब्लॉक्स पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, मान लो ये स्टूडेंट फोर्स लगा रहा है 3 न्यूटन का, इधर से भी फोर्स लग रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसने फोर्स इधर लगाया, इधर वाला लेफ्ट साइड फोर्स लगाएगा, तो ये भी 3 न्यूटन का फोर्स है। तो क्या होगा, क्या ये वुडन ब्लॉक मूव करेगा, नहीं करेगा। तो या इस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा नेट फोर्स आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। और अगर मान लो ये वाला स्टूडेंट फोर्स लगा रहा है 2 न्यूटन का, इधर वाला फोर्स लगा रहा है 3 न्यूटन का, तो इस सिचुएशन में जो वुडन ब्लॉक है वो किस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, जिधर से 3 न्यूटन फोर्स, जिस डायरेक्शन में 3 न्यूटन फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो 3 न्यूटन फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये जो वुडन ब्लॉक है ये लेफ्ट की डायरेक्शन में आ जाएगा। तो यानी अगर सेम फोर्स लग रहा है तो वो फोर्स हमेशा ऐड होगा, नेट फोर्स जो है हमेशा दोनों फोर्सेस का ऐड होगा। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगने के कारण अगर वो मैग्नीट्यूड में सेम है तो नेट फोर्स हमारा 0 आएगा, यानी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं करेगा। और अगर दोनों जो अपोजिट डायरेक्शन जो फोर्स लग रहे हैं उनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, अलग अलग है, तो हमारा ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव करेगा, जिस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स अप्लाई हो रहा है, ज्यादा मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब देखो रॉप को दो टीम है, वो रॉप को अपनी तरफ खींच रही है, पुल कर रही है। तो देखो अगर दोनों जगह से फोर्स सेम अप्लाई होगा तो क्या होगा, रॉप किसी की तरफ नहीं खींची जाएगी, वो वही स्टेबल रहेंगी। अगर मान लो इनमें से कोई भी एक टीम ज्यादा फोर्स लगाए, यानी वो अपनी तरफ ज्यादा फोर्स लगाए, अपनी तरफ रॉप को पुल कर रही है, तो ज्यादा फोर्स लगा के वो पुल करे, तो क्या होगा, ये वाले सब लोग इधर आ जाएंगे।
जिस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स है, चाहे वो पुल का डायरेक्शन चाहे वो पुल का, अगर मान लो ये वाली टीम ज्यादा फोर्स लगा रही है यानी पुल कर रही है, अपनी तरफ खींचिए, इनका जो पुल किया हुआ है वो है मान लो 10 न्यूटन, और ये वाली टीम जो फोर्स लगा रही है वो मान लो है 8 न्यूटन। तो जो हमारा रॉप है वो किसकी साइड आएगा, इधर वाली साइड मूव कर जाएगा, क्योंकि ये इधर वाली जो टीम है वो 10 न्यूटन का फोर्स लगा रही है। ओके, तो हमारा देखो अब नेक्स्ट आता है, यही आपको यही बताया, सेम डायरेक्शन होगी तो आपका फोर्स ऐड होगा, डिफरेंस जो अगर डिफरेंट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो क्या होगा, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस के वो डिफरेंस पर डिपेंड करेगा। फिर देखो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हमने फोर्स के लिए अभी मैग्नीट्यूड वर्ड क्या है, वी लर्न दैट ए फोर्स कुड बी लार्जर और स्मॉलर देन द अदर, यानी आपके पास दो फोर्स है, या तो वो सेम मैग्नीट्यूड के होंगे या वो अलग अलग मैग्नीट्यूड के होंगे, या तो एक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा होगा या दूसरे फोर्स का कम होगा, दो ही कंडीशन है, अगर दो फोर्स है तो या तो सेम होगा या एक का ज्यादा और एक का कम होगा। तो ये जो फोर्स का जो वैल्यू कम और ज्यादा, इसको बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फोर्स की स्ट्रेंथ को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मैग्नीट्यूड का यूज करते हैं। और फोर्स की जो ऐसा ही यूनिट है वो मैंने आपको क्या बताई थी, न्यूटन बताई थी, जिसे हमने एन से रिप्रेजेंट किया था। तो देखो, द स्ट्रेंथ ऑफ ए फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वी हैव आल्सो टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच ए फोर्स एक्ट्स, also if the direction of magnitude of the applied force changes, its effect also changes। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हो तो उसका स्पीड भी चेंज हो सकता है और उसका डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक बॉल है, अगर ये बॉल, ए बॉल एट रेस्ट बिगिंस टू मूव व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, बॉल पहले रेस्ट फॉर्म में थी, आपने उस पर फोर्स लगाया तो वो मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो देखो, फोर्स लगाने से आप उसकी जो हमारा पॉइंट जो आ रहा है, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, रेस्ट की फॉर्म में थी बॉल, यहाँ अगर आपने उस पर फोर्स लगाया तो क्या हुआ, वो बॉल मूव करना स्टार्ट हो जाएगी। फिर देखो हमारा सेकंड एग्जांपल इसी में एक्टिविटी में आपको दिया है कि आप जब टू मूव ए टायर फास्टर इट हैज टू बी पुश्ड रिपीटली, अगर आप किसी टायर को पुश कर रहे हो, यहाँ ये बच्चा टायर को पुश कर रहा है, टायर को अगर आप कंटिन्यू पुश कर रहे हो तो क्या हो रहा है, आपने फोर्स लगाया और इसका स्पीड क्या है, बढ़ जाएगा। फिर देखो इसी में नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी है कि यहाँ पर बॉल को क्या कर रहे हैं, ए बॉल सेट in motion by pushing it along a level surface, and the second diagram क्या है, direction of motion of the ball after it strikes the ruler placed on in its path, यानी ये बोल रहा है कि अगर कोई बॉल रेस्ट की स्टेट में जैसे आपने फोर्स लगाया मूव करना स्टार्ट कर देगी। ये तो हो गया कि उसकी स्पीड में उसकी जो मोशन की स्टेट है उसमें आपने चेंजेस कर दी। अब आता है कि अगर कोई मोशन कोई स्पीड से आती हुई बॉल आप उसे रोक रहे हो तो आपने वहां भी फोर्स लगाया, तो आपने मूव की फॉर्म में, वो मूव कर रही थी उसे आपने रेस्ट की फॉर्म में ला दिया। और फिर आता है कि अगर कोई बॉल मूव करते हुए आपके पास आ रही है, जैसे यहाँ से बॉल मूव करते हुए आ रही थी, आपने यहाँ स्केल लगा दिया बीच में, तो क्या होगा, बॉल का डायरेक्शन चेंज, अब क्या बॉल इसी डायरेक्शन में आगे जाएगी, ये इसी डायरेक्शन में आगे नहीं जा पाएगी और बॉल का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। तो यानी फोर्स लगाने से आप डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो, उसकी मोशन की स्टेट को भी चेंज कर सकते हैं। फिर देखो हमारा नेक्स्ट इसी में आता है, a change in either the speed of an object or its direction of motion or both, यानी आप फोर्स लगाकर उसकी स्पीड में चेंजेस कर सकते हो, उसकी डायरेक्शन में भी चेंजेस कर सकते हैं। is described as a changes in its state of motion, thus a force may bring a change in the state of motion of an object, यानी आप उसकी मोशन और डायरेक्शन, मोशन की जो स्टेट है उसमें और डायरेक्शन में चेंजेस कर सकते हैं फोर्स का यूज करके। फिर देखो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, स्टेट ऑफ मोशन का मीन क्या है, द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जो स्टेट ऑफ मोशन है वो उसकी स्पीड और डायरेक्शन दोनों को डिफाइन करती है। द स्टेट ऑफ रेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी द स्टेट ऑफ जीरो स्पीड, एन ऑब्जेक्ट मे बी एट रेस्ट और इन मोशन
बोथ आर इट्स स्टेट ऑफ मोशन। यानी जो मोशन जो है, हमने बोला स्टेट ऑफ मोशन, उससे हम स्पीड और डायरेक्शन दोनों को डिफाइन कर सकते हैं। फिर देखो हमारा इसी में नेक्स्ट आता है, इट इज कॉमन एक्सपीरियंस दैट मैनी टाइम एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डज नॉट रिजल्ट इन ए चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। फॉर एग्जाम्पल, ए हैवी बॉक्स में नॉट मूव एट ऑल इवन इफ यू अप्लाई द मैक्सिमम फोर्स दैट यू कैन एक्सर्ट। अगर कोई हैवी कोई भी आपके पास कोई बॉक्स है, उस पर अगर आप फोर्स लगा रहे हो मैक्सिमम, फिर भी वो मूव नहीं कर पाता है कभी कभी। अगेन, नो इफेक्ट ऑफ फोर्स इज ऑब्जर्व्ड व्हेन यू ट्राई टू पुश ए वॉल। आप वॉल को भी पुश करके देखो, क्या वॉल में मोशन हो सकता है? नहीं होगा। तो यानी बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें फोर्स लगाने से उनकी मोशन जो है नहीं होगा। फिर देखो हमारा इसी में नेक्स्ट पॉइंट आता है, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास एक लेमन है, लेमन को अगर आप स्क्वीज करते हैं तो क्या होगा? लेमन को स्क्वीज कर रहे हो तो आपने मस्कुलर फोर्स लगाया और क्या होगा? उसका शेप क्या है? चेंज हो जाएगा। तो फोर्स लगाने से उसका शेप भी चेंज होता है। फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज द शेप। अब देखो, हैविंग परफॉर्म्ड ऑल द अबव एक्टिविटीज यू वुड हैव रियलाइज्ड दैट ए फोर्स। अब देखो फोर्स के कारण, फोर्स के जो इफेक्ट है वो हमने पढ़े थे, वही पॉइंट यहाँ है। मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, may change the speed of an object if it is moving, may change the direction of motion of an object, may bring about a change in the shape of an object, may cause some or all of these effects। यानी इसके बहुत से इफेक्ट हैं। स्पीड चेंज हो सकती है, शेप चेंज हो सकता है, वो रेस्ट से मोशन की स्टेट, मूव की स्टेट में आ सकती है, मूव टू रेस्ट भी हो सकता है। अब देखो हमारा नेक्स्ट आता है, देखो जब आटा गूंथते हुए आपने देखा होगा तो वहां क्या अप्लाई हो रहा है? आप फोर्स लगा रहे हो, उसका शेप चेंज हो रहा है। और जैसे ये बहुत से एग्जांपल्स हैं, इन सब एग्जांपल्स में क्या हो रहा है? उसका शेप जो है वो चेंज हो रहा है। जब आप साइकिल की सीट पर आप जब बैठते हैं तो उसका भी शेप चेंज होगा। और आयरन नेल लगा हुआ, उससे आपने किसी रबर बैंड को बांध दिया और जब आप उसे खींचोगे तो क्या होगा? उसमें शेप चेंज, यानी आपने उसे पुल किया है। ठीक है, तो इन सब एग्जाम्पल में क्या होगा? उनका शेप चेंज हो रहा है। While a force may cause one or more of these effects, it is important to remember that none of these action can take place without the action of a force। यानी बिना विदाउट फोर्स के कोई भी एक्शन नहीं हो सकता है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है, जो हमने फोर्स के टाइप्स में पढ़ा था, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में हमने 2 एग्जांपल्स पढ़े थे, मस्कुलर फोर्स का पढ़ा था। यानी आपको मैंने बताया था कि आपको स्टडी टेबल से बुक उठानी है, सिर्फ देखने से वो बुक नहीं उठ जाएगी, वो आपको आपके बैग में डालनी है, तो आपको उसमें उठाना पड़ेगा अपने हाथों से। तो आपने किसका यूज किया? मस्कुलर फोर्स का यूज किया। तो देखो इसमें हमारा आता है कि this force is caused by the action of muscles in our body. The force resulting due to the action of muscles is known as the muscular force। जो मसल्स के कारण जो फोर्स लगेगा वही क्या है? हमारा मस्कुलर फोर्स है। फिर देखो, एनिमल्स आल्सो मेक यूज ऑफ मस्कुलर फोर्स टू कैरी आउट देयर फिजिकल एक्टिविटीज एंड अदर टास्क। एनिमल्स लाइक बुलकॉक्स, हॉर्स, donkeys and camels are used to perform various tasks for us. In performing these tasks, they use muscular force। तो जो मस्कुलर फोर्स है उसमें कॉन्टैक्ट होगा। बुक्स को आपने उठाया, आपके हाथों की वो टच है, तो वहां पर कॉन्टैक्ट फोर्स है वो। यानी जब दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे के टच में, फिजिकली उनका वो टच में, तो क्या होगा? वहां कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। तो हमारा मस्कुलर फोर्स किसका एग्जाम्पल है? कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है फ्रिक्शन फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में ही सेकंड पॉइंट आता है हमारा फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके मूविंग डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, जिसे हमने कहा था फ्रिक्शनल फोर्स। तो देखो, the force responsible for changing the state of motion of object in all these examples is the force of friction। यानी जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वहां हमेशा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में। और फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा? मूव करते हुए ऑब्जेक्ट को रोक देगा थोड़े टाइम। कोई बॉल है, वो अपने सरफेस पर अपने आप आपकी तरफ रोल होते हुए आ रही है,
लेकिन वो कुछ टाइम बाद बॉल रुक जाती है, उसके रुकने का कारण क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है। साइकिल पर आप पैडल चलाना बंद कर दो, साइकिल रुक जाएगी, तो उसका कारण क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है। फिर देखो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन all the moving objects and its direction is always opposite to the direction of motion। important point है कि जो फ्रिक्शन फोर्स का जो डायरेक्शन है वो जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या आता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस का आता है। इसमें हमने पढ़ा है मैग्नेटिक फोर्स। अब मैग्नेटिक फोर्स जो है, नेम से ही आपको पता लग रहा है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कौन लगाएगा, मैग्नेट लगाएगी। तो देखो जब मैग्नेट की, मैंने आपको बताया मैग्नेट के जब दो सेम पोल पास आते हैं, दो मैग्नेट आपके पास, उन दोनों मैग्नेट के जब सेम पोल पास आएंगे तो कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अब जब दो ऑपोजिट पोल पास आएंगे, जब मैग्नेट के दो अपोजिट पोल पास आएंगे तो इनमें कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो ये क्या है, मैग्नेटिक फोर्स ही तो है। यानी मैग्नेट जब आयरन नेल, जैसे आयरन नेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, जब अपनी तरफ वो उसे अट्रैक्ट करेगी तो वहां कौन सा फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स। यानी वो अट्रैक्शन फोर्स कौन सा है, मैग्नेटिक फोर्स है। क्या इसमें आयरन नेल और आपका मैग्नेट जो है वो टच में है एक दूसरे के, नहीं है, वो एक दूसरे से दूर है अभी, फिर भी वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर आ रही है। तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है एक। देखो इसमें एग्जांपल कि देखो यहाँ पर दो सेम पोल है मैग्नेट के, दोनों एक दूसरे को रिपल्सिव करेंगे, और जब दो अपोजिट पोल, आप एक दूसरे के, दोनों मैग्नेट के दो अपोजिट पोल हैं, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यही आपको यहाँ पर बताया है, देखो कि एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। Similarly, the force exerted by a magnet on a piece of iron is also a non-contact force। जैसे मैग्नेट, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पर फोर्स लगा रही है, वो नॉन कॉन्टैक्ट है। वैसे ही अगर आयरन नेल पर मैग्नेट के कारण कोई फोर्स लग रहा है तो वो भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। फिर देखो हमारा इसमें नेक्स्ट आता है पॉइंट, हमारा नेक्स्ट फोर्स आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब देखो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये क्या है, इसमें मैंने आपको स्केल वाला एग्जांपल बताया था कि स्केल को आप अपने बालों से रब करोगे तो वो चार्ज हो जाएगा, न्यूज़पेपर के जो पीसेस है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो यही एग्जांपल यहाँ आपको इस एक्टिविटी में बताया हुआ है। देखो ए स्ट्रॉ रब्ड विद पेपर अट्रैक्ट्स अनदर स्ट्रॉ बट रिपल्स इट if it has also been rubbed with a sheet of paper। कि ये वही एग्जाम्पल यहाँ आपको शो किया है, जैसे मैंने आपको जो एग्जाम्पल बताया था स्केल वाला कि बालों से रब करो और वो पेपर्स के जो पीसेस आपने नीचे रखे वो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो देखो वो कौन सा प्रेशर था, उसमें स्केल क्या है, चार्ज हो गया, और जो पेपर्स के जो पीसेस थे वो क्या है, अनचार्ज है। तो देखो यहाँ पर द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए चार्ज्ड बॉडी ऑन अनदर चार्ज्ड और अनचार्ज्ड बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक चार्ज्ड होगा, एक अनचार्ज्ड होगा, तो इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा वो कौन सा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। This force comes into play even when the bodies are not in contact। यहाँ पर दो बॉडी कॉन्टैक्ट में नहीं है, आपका स्केल अलग था और आपने जो पेपर के जो पीसेस किए थे वो आपके अलग थे, तो ये इन पीसेस को ये इसकी तरफ अपने आप अट्रैक्ट हो रहे थे, यानी ये दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं थे। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का हुआ। The electrostatic force therefore is another example of an non-contact force। You will learn about इलेक्ट्रिक चार्जेस इन चैप्टर 15। हम चैप्टर 15 में इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स मैंने आपको बताया कि जो हमारी अर्थ है वो हमारे ऊपर एक फोर्स लगाती है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है आप उसको जब अपने हाथ, जैसे मैं इस पेन को अगर मेरे हाथ से रिलीज करूं तो ये हमेशा जमीन पर जाकर गिरेगा। आप पानी का गिलास अगर उल्टा करते हो पानी जमीन पर ही आता है। तो इनके पीछे रीजन क्या है, वो हवा में क्यों नहीं रह जाता, क्योंकि हमारी अर्थ उस पर एक फोर्स लगा रही है जिसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है।
तो इस अट्रैक्टिव फोर्स के कारण ही जो भी आप चीज ऊपर से रिलीज करोगे, चाहे वो पानी को लिक्विड हो या फिर आपका पेन पेंसिल बुक कुछ भी हो, वो हमेशा जमीन पर आएगी। तो इसका रीजन होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो, you know that a coin or a pen fell so to the ground when it slips off your hand, यानी आपके हैंड से स्लिप होगा तो वो ग्राउंड पर ही आएगा। द लीव्स और फ्रूट आल्सो फॉल टू द ग्राउंड, यानी लीव्स और फ्रूट जो वो भी टूटकर हमेशा अर्थ सरफेस पर ही आएगी। when they get detached from the plant, have you ever wondered why it is so? क्यों होता है ये सब? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही होता है। फिर देखो हमारा इसी में objects or things fall towards the earth because it pulls them. This force is called force of gravity or just gravity. This is an attractive force. The force of gravity acts on all objects. The force of gravity acts on all of us all the time without our being aware of it. हमें पता नहीं कि हमारे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। क्यों नहीं पता? क्योंकि हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन सब पर हमारी अर्थ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। तो चारों तरफ से जो हमारे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी अर्थ तो हम पर लगा रही है, बाकी जो ऑब्जेक्ट हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, वो सब भी एक दूसरे पर क्या करते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं। तो वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक दूसरे से बैलेंस्ड हो जाता है, तभी हम उसे फील नहीं कर पाते हैं। जो अदर ऑब्जेक्ट है उनसे लगने वाले फोर्स के कारण वो बैलेंस हो जाते हैं, इसलिए हम उसे रियलाइज नहीं कर सकते। जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में मैंने आपको बताया था कि जो बॉडी हमारे ऊपर प्रेशर डल रहा है, लेकिन हम उसे रियलाइज नहीं कर रहे हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, क्यों नहीं रियलाइज कर रहे? क्योंकि हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसे बैलेंस कर रहा है। तो सेम वही बात यहाँ है, ग्रेविटी इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ अलोन, ओनली फॉर अर्थ की ये प्रॉपर्टी नहीं है। इनफैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट इन द, यहीं पर देखो सेम लाइन रिपीट हो रही है, इनफैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स वेदर स्मॉल और लार्ज, चाहे वो छोटा ऑब्जेक्ट हो चाहे वो बड़ा हो, सभी एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। और फिर वो बैलेंस, सारा जो फोर्स लग रहा है वो एक दूसरे से बैलेंस हो जाता है, तभी हमें वो रियलाइज नहीं होता है। एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट, दिस फोर्स इज नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखो हमारा नेक्स्ट पॉइंट इसी में आता है प्रेशर। प्रेशर का मैंने आपको बताया, पर यूनिट एरिया पर जो फोर्स प्रोड्यूस होगा वही क्या है? पर जो फोर्स लग रहा है उसी के कारण, पर यूनिट एरिया पर लगने वाले फोर्स के कारण ही हमारा प्रेशर प्रोड्यूस होता है। मैंने आपको बताया कि एक आयरन नेल को जब आप हैमरिंग करते हैं, हैमर से आप उस पर स्ट्राइक कर रहे हो, तो आयरन नेल का जो शार्प एंड होता है उसको किसी भी वुडन ब्लॉक के अंदर डालना आसान होता है। इसके पीछे मैंने आपको रीजन बताया था, हमारा एक फॉर्मूला था P = F/A। इसी फॉर्मूला से हमने पढ़ा था P proportional to F एंड P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A, यानी एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा आयरन नेल है उसका शार्प एंड है, उसका एरिया क्या है? कम है। तो यहाँ पर जो प्रेशर प्रोड्यूस होगा, जब आप फोर्स लगाओगे तो यहाँ पर जो प्रेशर प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। प्रेशर ज़्यादा होगा तो आयरन नेल को वुडन ब्लॉक के अंदर डालना आसान होगा। अगर आपको कोई बोले आप ये वाला एंड आयरन वुडन ब्लॉक के अंदर डालो, तो क्या ये आसान होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका एरिया क्या है? शार्प एंड के कंपैरेटिवली ज़्यादा है, इसका एरिया ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो प्रेशर प्रोड्यूस होगा वो प्रेशर क्या होगा? कम प्रोड्यूस होगा। कम प्रेशर प्रोड्यूस होगा तो ये वुडन ब्लॉक के अंदर नहीं जा पाएगा। फिर देखो यहाँ ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को ध्यान रखना। देखो हमारा डेफिनेशन, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। यूनिट एरिया पर जो फोर्स लग रहा है उससे ही हम क्या बोलेंगे? प्रेशर बोलेंगे। प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच इट एक्ट्स। फिर देखो, एट दिस स्टेज वी कंसिडर ओनली दोज फोर्सेज विच एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑन विच द प्रेशर इज टू बी कंप्यूटेड। फिर देखो नेक्स्ट हमारा इसी में एग्जाम्पल देखते हैं हम एक, कि ये जो हमारा कुली भैया, ये कुली भैया क्या करते हैं? अपने सर पर जब भी कोई सामान उठाते हैं अपने सर पर रखते हैं, तो वो उससे पहले कपड़े
का गोल बनाकर उसके अपने सर पर रखते हैं। उसका रीजन क्या है? अगर वो ये कपड़े का बना हुआ अपने सर पर नहीं रखेंगे तो क्या होगा? तो इनके ये जो भी वो बैग वगैरह सर पर रख रहे हैं, तो वो बैग जो एरिया कवर करेगा वो कम होगा। एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। लेकिन जब अपने सर पर ये कपड़ा रख लेते तो क्या होता है? जो एरिया है वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। एरिया बढ़ गया तो जो प्रेशर लग रहा है वो क्या होगा? कम लगेगा। तो और आपके स्कूल बैग का मैंने स्ट्रिप्स का एग्जाम्पल भी आपको बताया था कि स्कूल बैग की जो स्ट्रिप्स है वो चौड़ी क्यों बनाई जाती है? क्योंकि उनका एरिया बढ़ के जाएगा। चौड़ी बनाने से एरिया बढ़ जाएगा तो जो प्रेशर लगेगा वो क्या होगा? कम होगा, क्योंकि हमने बोला P जो है, प्रेशर जो है एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फिर देखो यहीं पर प्रेशर एक्सर्टेड, यहाँ पर आपके स्कूल बैग का ही एग्जाम्पल था प्रेशर वाले में कि उसकी स्ट्रिप चौड़ी क्यों बनाई जाती है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट ये देखो यहाँ पर दिया आपको ब्रॉड स्टेप्स क्यों बनाए जाते हैं आपके स्कूल बैग की। फिर देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसी में आता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस, कि प्रेशर जो है लिक्विड और गैसेस प्रेशर लगाती हैं। तो इसके लिए हमने एक्टिविटी देखी थी। देखो ये हमने एग्जाम्पल देखा था कि आपके पास 2 टेस्ट ट्यूब है, आपने उसमें पानी फिल कर दिया और उसका एक एंड जो है आपके पास, आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया, दोनों एंड से वो ओपन है, एक एंड पर आपने, दोनों टेस्ट ट्यूब के एक एंड पर आपने बैलून बांध दिया, फिर आपने उसके अंदर पानी फिल किया। एक को आपने हाफ फिल किया, एक को आपने लगभग पूरा फिल कर दिया। तो कौन सा ज्यादा फूल जाएगा? जो जिसमें पानी ज्यादा वो ज्यादा फूल जाएगा बैलून। क्यों फूलेगा? क्योंकि इस पर जो प्रेशर लग रहा है वो क्या होगा? प्रेशर जो है ज्यादा होगा। यहाँ पर जो नीचे की तरफ जो प्रेशर लगेगा उसका वैल्यू क्या होगा? कम होगा। इसी कारण ये कम फूलेगा और ये वाला ज्यादा फूलेगा। और एक बॉटल के जब आप नीचे होल बना दो और उससे आप बैलून को बांध दो तो क्या होगा? ये वाटर जो है धीरे धीरे इसके अंदर जाएगा। तो यानी इससे हमें क्या पता चल रहा है? यहाँ तो हमें ये पता चला कि जो वाटर है वो नीचे की तरफ, अपने बॉटम की तरफ, जिस भी किसी कंटेनर में आपने वाटर को डाला वो उसके बॉटम की तरफ प्रेशर डालता है। ठीक है, और इस एक्टिविटी से हमें ये पता चल रहा है कि जो बॉटल के अंदर जो वाटर है उसके आपके आपने जब साइड में, जब बॉटल की जो वॉल है वहां पर आपने होल बनाकर उससे बैलून बांध दिया, बैलून लगा दिया, तो भी बैलून जो है फूल जाता है। उसका रीजन क्या है? तो वाटर जो है, बॉटल की वॉल जो है, जो वाटर है वो बॉटल की वॉल पर भी प्रेशर डालता है। उसी रीजन से क्या होता है? हमारा बैलून जो है फूल जाता है। यानी बॉटम पर भी प्रेशर डालता है, इस वॉल पर भी प्रेशर डालता है, तभी हमारा बैलून इस कंडीशन में भी फूल जाएगा। फिर हमने एक एक्टिविटी और देखी थी कि जब आप बॉटल की सेम हाइट पर 3 पोर करते हैं तो क्या होगा? तीनों से सेम स्पीड से पानी आएगा और बॉटल से सेम डिस्टेंस पर जाकर वो पानी गिरता है। और एक हमने इसी में एग्जांपल देखा था कि अगर आप ऐसे 3 होल अलग अलग हाइट पर बना दो तो क्या होगा? अलग अलग हाइट पर बनाओगे तो क्या होगा? इस वाले होल से जो पानी जाएगा वो सबसे ज्यादा दूर जाएगा, इधर वाले होल से और पास, और इधर वाले होल से और पास। यानी यहाँ पर जो प्रेशर था वो क्या था? कम था। कम प्रेशर था तो पानी कम प्रेशर से बाहर आएगा और बॉटल के बिल्कुल पास गिरेगा। जो नीचे जो सेकंड वाला जो होल है उस पर प्रेशर ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि उसके ऊपर पानी जो है वो ज्यादा है। पानी ज्यादा है तो प्रेशर ज्यादा होगा, तो पानी थोड़ा दूर जाकर गिरेगा। और जो थर्ड होल था उसमें प्रेशर सबसे ज्यादा था। प्रेशर जब सबसे ज्यादा है तो पानी जो है सबसे दूर जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि इस पर ऑलरेडी वाटर की ये 2 लेयर्स जो है प्रेजेंट है, यानी इतना वाटर इसमें प्रेजेंट है। इतना वाटर, यानी इसे लेयर में भी आप डिवाइड करके डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर वाटर का प्रेशर थर्ड होल में सबसे ज्यादा है, तभी यहाँ पर क्या होगा? पानी सबसे ज्यादा दूर जाएगा। और ठीक ऐसे ही गैसेस जो है वो भी प्रेशर डालती है। इसका एग्जांपल भी हमने देखा था कि जो बलून है, आप बलून को फुलाते हो तो उसके अंदर एयर आप फिल कर रहे हो, एयर फिल कर रहे हो तो बलून ऐसा नहीं किसी एक साइड से फूल जाएगा, वो चारों तरफ से फूलेगा। क्यों फूलेगा? क्योंकि जो गैसेस है वो वॉल जो है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट जिसके अंदर आप एयर फिल कर रहे हो उसमें चारों तरफ एयर जो गैस के मॉलिक्यूल है वो प्रेशर डालते हैं, तभी आपका बलून हर डायरेक्शन से फूल जाता है। और फिर आप जब बलून को एक लिमिट से ज्यादा जब आप एयर उसमें फिल करते हो तो आपका बलून फूट जाता है। तो यानी एयर जब ज्यादा डाल दी, गैस जब ज्यादा आ गई, तो यानी प्रेशर ज्यादा हो गया, तो उसकी वॉल जो है उस पर प्रेशर ज्यादा डाला और बलून आपका फूट जाता है।
तो जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स है, जो पार्टिकल्स हैं, वो भी क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट जिसमें भी आप उसको फिल कर रहे हो उसके वॉल पर भी वो प्रेशर डालता है। तो देखो, गैसेस टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ देयर कंटेनर, जैसे लिक्विड वॉल पर प्रेशर डालता है वैसे ही जो गैसेस है वो भी डालती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या था, एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ के चारों तरफ एयर की लेयर प्रेजेंट है, वो एयर की जो लेयर है वो क्या बनाती है, एटमॉस्फेयर बनाती है, और ये जो एटमॉस्फेयर है ये प्रेशर डालता है हमारी अर्थ सरफेस पर, ये प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो देखो, यू नाउ दैट देयर इज एयर ऑल अराउंड अस, हमारे चारों तरफ एयर प्रेजेंट है। दिस इन्वेलप ऑफ air is known as the atmosphere. The atmospheric air extends up to many kilometers above the surface of the earth, यानी बहुत हाइट तक, यानी अलग अलग सरफेस तक एयर प्रेजेंट है। यानी यहाँ पर मैंने आपको बताया डेंसिटी अलग अलग थी, जैसे इस डायग्राम में आपको पता लग रहा होगा कि यहाँ पर जो डेंसिटी है पर यूनिट एरिया आपने ले लिया अर्थ पे, यहाँ पर डेंसिटी क्या है, आपको डेंसिटी जो है यहाँ पर ज्यादा है, तो यानी यहाँ पर प्रेशर भी ज्यादा है। यहाँ डेंसिटी क्या है, यहाँ डेंसिटी का वैल्यू हमारा कम है, तो हमारा जो प्रेशर है वो भी क्या होगा, कम होगा। तो देखो यहाँ पर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वी नाउ दैट प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। इफ वी इमेजिन ए यूनिट एरिया एंड ए वेरी लॉन्ग सिलेंडर स्टैंडिंग ऑन इट filled with air, then the weight of the air is in this cylinder at the atmospheric pressure। यानी इसके अंदर जो आपने एक सिलेंडर ले लिया, पर मीटर एक यूनिट एरिया के अंदर आपने उस सिलेंडर को रखा और उसमें आपने एयर को फिल किया, तो क्या होगा, इफ वी इमेजिन ए यूनिट एरिया, आपने एक यूनिट एरिया इमेजिन किया, यूनिट एरिया लिया आपने यहाँ पर, यूनिट एरिया एंड ए वेरी लॉन्ग सिलेंडर स्टैंडिंग ऑन इट filled with air, और आपने इसको एयर से फिल कर दिया, then the weight of the air is the cylinder in the cylinder is the atmospheric pressure। इसके अंदर जो एयर आपने फिल किया उसके कारण जो वेट प्रोड्यूस होगा, जो वेट है एयर का, वही आपका क्या है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। फिर देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम किस में चेक करना, तो किसका यूज करते हैं, आप बैरोमीटर का यूज करते हैं। तो जो हमारी अर्थ की सरफेस मैंने आपको बताई थी, जो हमारा ट्रोपोस्फियर है वो सबसे अर्थ के सरफेस के बिल्कुल नजदीक है, तो जो ट्रोपोस्फियर है वहां पर डेंसिटी ज्यादा है, तो वहां प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन जो एक्सोस्फियर था सबसे हाइट पर था, तो वहां पर डेंसिटी क्या होगा, कम होगा, तो वहां प्रेशर भी क्या है, कम है। फिर देखो हमारा नेक्स्ट पॉइंट इसी में क्या आता है कि देखो व्हेन यू प्रेस दिस सर्कल मोस्ट ऑफ द एयर बिटवीन, जब आप किसी सर्कल को यहाँ पर प्रेस करते हैं तो क्या होगा, जो इसके अंदर जो एयर था वो बाहर निकल जाएगा। जब एयर बाहर निकल जाएगा तो हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसका वैल्यू हाई हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, उस सर्कल पर प्रेशर डालेगा और वो किसी जगह से चिपक जाता है। Between its cup and the surface escapes out, the sucker sticks to the surface because the pressure of atmospheric acts on it. To pull the sucker off the surface, the applied force should be large enough to overcome the atmospheric pressure. फिर अगर आप उसे हटाने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर जब आप लगाओगे तभी वह हटेगा, वरना नहीं हटेगा। तो ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण चिपक जाता है। फिर देखो the weight of air in a column of the height of the atmosphere and area 10 cm into 10 cm is as large as 1000 kg. The reason we are not crushed under this weight is that the pressure inside our body, अब देखो यहाँ पर वही क्वेश्चन आ रहा है जो हमने पढ़ा था कि हमारी बॉडी में जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारी बॉडी पर लग रहा है, उस प्रेशर को कौन बैलेंस्ड कर रहा है, हमारा ब्लड प्रेशर बैलेंस कर रहा है। बॉडी इज आल्सो इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड कैंसल्स द प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड।
कौन इसे कर रहा है बैलेंस? हमारा ब्लड प्रेशर इसको बैलेंस कर रहा है। तो देखो अब हमारा ये जो चैप्टर था, इस चैप्टर में हमारा लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा था एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसे हमने कंप्लीट कर दिया। अब देखो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो कौन कौन से इस चैप्टर के। देखो फोर्स कुड बी ए पुश और ए पुल, सबसे पहला पॉइंट हमने यही पढ़ा कि फोर्स जो है पुश और पुल है। ए फोर्स अराइजेस ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा तब तक फोर्स अराइज नहीं हो सकता, इंटरेक्शन होना कंपलसरी है। फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, फोर्स का कोई ना कोई स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ को शो करने के लिए हमने मैग्नीट्यूड यूज किया, फोर्स की कोई डायरेक्शन भी होगी। A change in the speed of an object or the direction of its motion or both implies a change in its state of motion. Motion, state of motion हमने क्या बताई थी? मैग्नेट, उसका स्पीड भी यानी उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है और अगर उसका स्पीड भी चेंज हो सकता है, ये सब हमने क्या बताया? मोशन ऑफ स्टेट ऑफ मोशन बताया था। Force acting on an object may cause a change in its state of motion or a change in its shape, यानी फोर्स के कारण आप उसकी स्पीड में भी चेंजिंग कर सकते हैं, शेप में भी चेंजेस कर सकते हैं, रेस्ट टू मूव और मूव टू रेस्ट फॉर्म में आ सकती है। ए फोर्स कैन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट विद और विदाउट बीइंग इन कांटेक्ट विद इट, यानी फोर्स जो लग रहा है उसके लिए दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए बट कंपल्सरी नहीं है कि वो दोनों ऑब्जेक्ट हमेशा एक दूसरे के कांटेक्ट में हो। तो इसके बेसिस पे हमने टू टाइप्स के फोर्स पढ़ लिए, कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, अगर पर यूनिट एरिया पर जो फोर्स लग रहा है उससे हम क्या बोल रहे हैं? प्रेशर बोल रहे हैं। तो यानी जो प्रेशर है वो किसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है? फोर्स के कारण ही प्रोड्यूस हो रहा है। लिक्विड्स एंड गैसेज एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ देयर कंटेनर, लिक्विड और गैसेज जो जिस भी कंटेनर के अंदर है वो उसकी वॉल पर भी प्रेशर डालती है। जो सॉलिड है वो ओनली बॉटम पर प्रेशर डालेगा, लेकिन जो लिक्विड और गैस है वो बॉटम पर भी डालेगी और उसके सब वॉल पर भी प्रेशर डालेगी। The pressure exerted by air around us is known as atmospheric pressure. हमारे चारों तरफ जो एयर प्रेजेंट है उस एयर के कारण जो हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहा है वो कौन सा प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो आज का जो सेशन था उसमें हमने हमारे फोर्स एंड प्रेशर के चैप्टर को एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार रिवाइज कर लिया है। हमारा जो अपकमिंग सेशन रहेगा उसमें हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। स्टे हैप्पी, कीप स्टडी, ओके, थैंक यू।